Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are doing good. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एटॉपिक एक्जिमा, ठीक है। अब एटॉपिक एक्जिमा नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि एटॉपिक मतलब किसी एलर्जिक जो पेशेंट है उसमें आपको ये वाला जो एक्जिमा है या ये वाली जो डर्मेटाइटिस है ये देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो मोस्टली इट इज़ सीन इन एलर्जिक पेशेंट्स। अब किन पेशेंट्स में ये देखने को मिलती है? वो पेशेंट्स जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है आपके पास ऑफ एस्थमा या फिर एलर्जिक रेनाइटिस, ठीक है। वो पेशेंट्स जिनके अंदर आपके पास फैमिली हिस्ट्री नज़र आए ऑफ एस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस, तो उनमें आपको एटॉपिक एक्जिमा देखने को मिल सकता है। और ये सिनेरियोज में मेंशन होता है दैट पेशेंट इज़ एस्थमेटिक या हैज़ एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। तो ये इससे आपका डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो है वो बन जाता है। अभी हम बाकी भी क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, लेकिन अगर इस सिनेरियो में ये दो चीज़ें मेंशन हैं या इनमें से कोई एक मेंशन है, ठीक है, तो आपका जो डायग्नोसिस है वो एटॉपिक एक्जिमा पक्का हो जाता है। अब होता इस डिज़ीज़ में ये है या इसके जो क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें वो क्या है कि इसमें आपके पास बेसिकली ना इची इरिथमेटस पैचेस पेशेंट में देखने को मिलेंगे। इची इरिथमेटस पैचेस आपको नज़र आएंगे स्किन पे, ठीक है। एंड वहाँ पे स्किन ड्राई हुई होगी, ठीक है, एंड वो रफ़ भी हुई होगी, ठीक है। सो ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ स्किन भी नज़र आएगी, इची इरिथमेटस पैचेस नज़र आएंगे, ठीक है। एंड जब आप उधर से उस एरिया को बार बार रब करेंगे ना तो उसकी वजह से लाइकेनिफिकेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लाइकेनिफिकेशन प्रोड्यूस होगी। और लाइकेनिफिकेशन का क्या मतलब है कि जब आपने ऐसी स्किन को जो कि इची इरिथमेटस है एंड साथ में ड्राई एंड रफ भी है उसको आपने बार बार रब किया तो वो उस मतलब स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी, वो थिकन हो जाएगी और वहाँ पे एग्जैजरेटेड स्किन लाइंस बन जाएंगी। सो दिस इज़ कॉल्ड लाइकेनिफिकेशन, ठीक है। जहाँ पे स्किन आपके पास हाइपर पिगमेंटेशन आपको देखने को मिले या स्किन थिकनिंग देखने को मिले या अगर वहाँ पे एग्जैजरेटेड स्किन लाइंस आपको देखने को मिले बाय रिपीटेड रबिंग ऑफ दैट एरिया, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइकेनिफिकेशन, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो अक्सर सिनेरियोज में मेंशन होता है अलॉन्ग विद दिस दैट पेशेंट इज़ एस्थमेटिक और हैज़ एलर्जिक राइनाइटिस, तो वो कह सकते हैं कि उसकी स्किन पे लाइकेनिफिकेशन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये जो मतलब कंडीशन है ना एटॉपिक एक्जिमा वाली, इट वर्सन्स एंड ऑल्सो देन एट टाइम्स देयर इज टोटल डिसअपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़, ठीक है। मतलब कभी कभी तो ये बहुत सिवियर हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल ही इसकी कोई नामो निशान नहीं रहती, ठीक है। मतलब ऐसे जैसे ये डिज़ीज़ है ही नहीं उस पेशेंट को, ठीक है। सो यू कैन से दैट देयर इज़ एग्जैसर्बेशन एंड रिमिशन ऑफ डिजीज़, ठीक है, इन द पेशेंट्स ऑफ एटॉपिक एक्जिमा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या पैटर्न्स हो सकते हैं ऑफ दिस प्राइमरी डिजीज़, ठीक है। तो ये आपके पास जो एटॉपिक एक्जिमा है ना, ये इसके जो पैटर्न्स हैं प्राइमरी जो आपकी ये डिजीज़ है इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं। इसके कुछ एंडोजीनस पैटर्न्स आप कह सकते हैं एंड कुछ इसके एक्सोजीनस पैटर्न्स हैं, ठीक है। अब एंडोजीनस पैटर्न में आपके पास एक तो ये जो एटॉपिक एक्जिमा है यही है, ठीक है, या जिसको आप डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। देन आपके पास कुछ डिस्पॉइड डर्मेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हैंड डर्मेटाइटिस हो सकता है जिसको आप पैम्फोलिक्स भी कहते हैं। ये एमसीक्यू भी आता होता है कि हैंड डर्मेटाइटिस इज पैम्फोलिक्स, ठीक है। इसके अलावा सिबोरिक डर्मेटाइटिस है। ये सारे में एंडोजीनस जो आपके पास है ना वो बता रही हूँ। देन आपके पास कुछ वीनस या ग्रेविटेशन डर्मेटाइटिस है, एशियोरोटिक एक्जिमा है, ठीक है। तो ये सारे एंडोजीनस हो गए। अब एक्सोजीनस में क्या आ जाता है, लाइक इरिटेंट कॉन्टैक्ट एक्जिमा है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा है, फोटोसेंसिटिव एक्जिमा है या लाइकेन सिम्प्लेक्स की वजह से है, ठीक है। सो ये आपकी बुक में भी लिखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि सिनेरियो में किस तरह से आएगा आपके पास कि पेशेंट इज़ एलर्जिक या इज़ एस्थमेटिक, ठीक है, मे बी एज एलर्जिक राइनाइटिस और इज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, ठीक है। ये लास्ट में मेंशन होगा। उसके बाद वो कहेंगे दैट द पेशेंट हैज़ इची ड्राई स्किन ऑन द फेस या ऑन ट्रंक, ठीक है, स्पेशली इन स्प्रिंग सीजन, ठीक है। एंड दिस वाइड स्प्रेड ड्राइनेस एंड द स्किन थिकनिंग इज सीन विद प्रोमिनेंट स्किन मार्किंग्स। So this word basically that there is skin thickening with prominent skin markings is showing lignification in that patient, ठीक है। सो इस तरह से जो है घुमा फिरा के लाइकेनिफिकेशन का सिनेरियो में जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट भी वो सिनेरियो में कह सकते हैं दैट पेशेंट हैज़
लाइकनिफिकेशन, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं दैट द पेशेंट हैज़ सम एक्सकोरिएशन मार्क्स, ठीक है। एंड अपनी याद रखते हैं जो एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन है ना, मतलब बेसिकली एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन है कि आपकी जो स्किन है वो उस जगह से स्क्रैप होती है या अपग्रेड होती है, ठीक है, इन द प्लेस वेयर देयर इज़ लाइग्निफिकेशन, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड रबिंग होती है ना, तो वहाँ पे एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन हो जाती है। तो जो सिनेरियो है उसमें ये भी मेंशन हो सकता है दैट देयर आर एक्सफोलिएशन मार्क्स। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम पेशेंट को जो है वो मैनेज करेंगे, ठीक है। अब मैनेजमेंट में आपने याद रखना है, आपने सबसे पहले करानी है पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। मोस्टली हम हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ही पेशेंट को जो है वो डायग्नोस कर लेते होते हैं, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, ठीक है। एंड मोस्टली इस पर डायग्नोसिस हो जाता है, ठीक है। काफ़ी प्रोमिनेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेयंस है वो भी काफ़ी आपको प्रोमिनेंटली नज़र आ रही होती है, ठीक है। देन जो फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एटोपी आपको हिस्ट्री में पता चलती है, उससे आपका डेफिनेटिव डायग्नोसिस आराम से बन जाता है, ठीक है। सो एक तो हो गया हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आपने पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आप पेशेंट की कुछ लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशंस भी करा सकते हैं, ठीक है। लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशंस में आपके पास आ जाएगा ब्लड टेस्ट, ठीक है। अब ब्लड टेस्ट में आपने बेसिकली चेक करना होता है IgE लेवल्स, ठीक है। अगर IgE लेवल्स ज़्यादा है, देयर आर हाई सीरम IgE लेवल्स, तो इट वुड इंडिकेट दैट द पेशेंट हैज़ एटोपिक एक्जिमा, ठीक है। इसी तरह अगर ब्लड में आपको इयोसिनोफिलिया नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर ब्लड में आपको इयोसिनोफिलिया नज़र आ रहा है, अगेन इट वुड कंफर्म दैट द पेशेंट हैज़ एटोपिक एक्जिमा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपने पेशेंट को ट्रीट करना है, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपने पेशेंट को कहना है कि वो एलर्जेंस को अवॉइड करे, ठीक है। सो अवॉइड एलर्जेंस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने पेशेंट को कुछ टॉपिकल थेरेपी सजेस्ट करनी है, ठीक है। अब टॉपिकल थेरेपी में ना आपके पास आ जाएंगे इमोलिएंट्स, जिससे आपने स्किन को मॉइस्चराइज करवाना है, ठीक है। अब इमोलिएंट्स से जब आपने स्किन को मॉइस्चराइज करवा दिया तो सबसे ये जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है समझे वो हो गया है, ठीक है। देन आपने पेशेंट को टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने टॉपिकल इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स या मैक्रोलाइड इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इनको आप कह सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें आपके पास टेक्रोलिमस या पिमेट्रोलिमस भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई टॉपिकल थेरेपी एंड आपने पेशेंट को कह दिया कि एलर्जीज को अवॉइड करें। इसके बाद आप ना कुछ ट्रिपिकल कॉम्बिनेशन थेरेपी भी दे सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी। अच्छा, ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी में ना आपके पास आ जाएगा इमोलिएंट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड बाथ सोप सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। यानी इमोलिएंट्स जो कि आपकी बेसिकली टॉपिकल थेरेपी है, फिर साथ में आपने अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड बाथ सोप सब्स्टिट्यूट्स ऐड कर दिए हैं तो दैट इज़ मेकिंग अ ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी। ये भी आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेशेंट को क्या सजेस्ट कर सकते हैं, एक एडजंक्ट थेरेपी होती है, ठीक है, एडजंक्ट थेरेपी। अच्छा, अब ये जो एडजंक्ट थेरेपी है ना, इसमें ऑरल एंटीहिस्टामीन्स आती हैं फॉर प्रोराइटिस, ठीक है, जिसमें आपके पास फिक्सोफेनाडीन आती है, ठीक है। तो आप पेशेंट को ऑरल हिस्टामीन्स जिसमें फिक्सोफेनाडीन है, इसके अलावा पेशेंट को बैंडेजिंग का कह सकते हैं एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय गिविंग एंटीबायोटिक्स टू द पेशेंट, ठीक है। तो ये थी एडजंक्ट थेरेपी। देन आप पेशेंट को फोटोथेरेपी भी दे सकते हैं, ठीक है। अब फोटोथेरेपी में ना आपके पास आ जाएगा NUVR यानी नैरो बैंड UV रेडिएशन, ठीक है। अब ये जो नैरो बैंड UV रेडिएशन है, इसमें बेसिकली UV लाइट जो B है ये यूज़ होती है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। इसी तरह आप फोटोथेरेपी में और क्या दे सकते हैं, आप सोरेलिन दे सकते हैं, PSORALEN सोरेलिन दे सकते हैं एंड UVA भी दे सकते हैं, ठीक है। सो ये जो सोरेलिन एंड UVA है इसको आप पूवा का नाम दे सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गई फोटोथेरेपी, ठीक है। देन आप कुछ सिस्टेमिक थेरेपी भी दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, सिस्टेमिक थेरेपी।
अब सिस्टेमिक थेरेपी में आपके पास आ जाएगा कि अगर टॉपिकल थेरेपी इफ़ेक्टिव नहीं है तो उस केस में आपको सिस्टेमिक थेरेपी देनी होती है। सिस्टेमिक थेरेपी में ऑरल प्रेडनिसोलोन है, या आप साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं, या एज़ाथायोप्यूरिन दे सकते हैं, मिथोट्रेक्सेट दे सकते हैं। कुछ सिस्टेमिक रेटिनॉइड्स होते हैं जिसमें एसीट्रेटिन है या एलीट्रेटिनॉन है, या सो ये भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप डोपीलू में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टेमिक थेरेपीज़ थी, ठीक है। अब आपने पेशेंट को ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताने होते हैं, लाइक आपने एजुकेट करना है, एक्सप्लेन करना है और रीअश्योर करना है पेशेंट को, मतलब उसकी जो स्ट्रेस और एंजाइटी है उसको बेसिकली आपने अवॉइड करना होता है, ठीक है। आपने उसको कहना है दैट ही शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद एनी स्किन इरिटेंट लाइक सोप। अगर हीट उसको एलर्जी कर रही है तो उससे भी वो दूर रहे, ठीक है। या ड्राइनेस की वजह से उसको अगर ज़्यादा कंडीशन वर्स हो जाती है तो वो ड्राइनेस को कम करे, ही शुड यूज़ एनी लोशन और एनीथिंग, ठीक है। इसी तरह आपने एडवाइस करना है उसको कि वो कॉटन के कपड़े पहने, ठीक है, और वो ड्रग अब्यूज़ ना करे, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का आपने पेशेंट को कह देना है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपके पास ब्रोंकियल अस्थमा वाला पेशेंट है ना, तो आप उसको क्या एडवाइस दे सकते हैं? तो आप पेशेंट को कह सकते हैं कि वो अपना, अगर कोई उसका ऐसा ऑक्यूपेशन है जो उसकी कंडीशन को वर्स करता है तो वो अपनी ऑक्यूपेशन को चेंज करे, ठीक है। इसी तरह आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो मास्क पहन के रखे और कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले ताकि उसकी जो एलर्जी है, इरिटेशन है, वो अवॉइड हो सके, ठीक है। इसी तरह वो डेली एक्सरसाइज करे ताकि उसकी जो लंग एफिकेसी है वो इन्हांस हो सके, ठीक है। सो ये थे कुछ एडवाइसेस जो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। देन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ऑफ़न वो पूछ लेते हैं कि क्या इस डिज़ीज़ का कम्युनिकेशन रिस्क होता है अगर किसी बच्चे को है एंड दैट स्टूडेंट इज़ सिटिंग इन अ क्लासरूम, तो क्या उसका जो सीटमेट है उसको हो सकता है ये डिज़ीज़? तो आपने कहना है कि नहीं, देयर इज़ नो रिस्क ऑफ स्प्रेड टू हर सीटमेट इन द क्लासरूम बिकॉज इट इज़ अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। बेसिकली ये जो एटोपिक एक्जिमा है दिस इज़ एन इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिजीज़, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिज़ीज़ है, तो इसका कोई भी इन्फेक्शन से ताल्लुक़ नहीं है। सो इट इज़ नॉन इन्फेक्शियस और ये स्प्रेड भी नहीं होता, ठीक है। सो ये आपने चीज़ याद रखनी है एंड आई होप आपको एटोपिक एक्जिमा वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।